भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक का विरोध करती है कि ये अत्याचार बहनों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर अब ये बर्दाश्त से फाजिल है। ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मजहबी मामलात में। इस वजह से हुकूमत को इस सिलसिले में कानून बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसको कैसे अमल करेंगी ये सब भी देखना पड़ता है, कहने से कुछ नहीं होता है। अब इनको ये सूट नहीं कर रहा है कि इस तरह से इतनी जल्दी हर काम कैसे हो जा रहा है। बिल पहले बन के आए, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी सब जगह देखेंगे क्या बिल है। ये कानून जो है वो ऐसा हो कि वो मुस्लिम महिला के साथ इंसाफ करे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम उससे सहमत हैं, मगर साथ ही साथ कोई नया कानून शरिया में या इस्लामिक लॉ में कहीं मुदाखलत न करे। इस बात की हिमायत नहीं है कि कोई जबरदस्ती कानून को थोपा जाए, लिहाजा इसकी हम हिमायत नहीं करते। तो मुस्लिम महिलाओं को जल्द ट्रिपल तलाक से आजादी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक संबंधी विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जिसमें 3 तलाक देने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और ये बिल मौजूदा सत्र में संसद के पटल पर रखा जाएगा। अब 3 तलाक दिया तो 3 साल की जेल और बेल भी नहीं। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 तलाक के खिलाफ एक अहम पहल करते हुए केंद्र सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है। द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट नाम से इस विधेयक को केंद्र सरकार बहस के लिए संसद के दोनों सदनों में अगले हफ्ते में पेश कर सकती है। आज हमने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को अप्रूव कर दिया है, जो 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। इस बिल को पहले से ही 8 राज्यों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस बिल में 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने वाले पतियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव किया है। इसके मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की जेल के अलावा महिला को उचित मुआवजा और बच्चों की कस्टडी देने का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक का विरोध करती है कि ये अत्याचार बहनों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर अब ये बर्दाश्त से फाजिल है और अगर जरूरत पड़ा तो कानून भी बनेगी। हम समझते हैं कि इन दोनों वजूहात के बिना पर, क्योंकि कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरा ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मजहबी मामलात में, इस वजह से हुकूमत को इस सिलसिले में कानून बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसमें मूल मुद्दे क्या है, इसको कैसे अमल करेंगी ये सब भी देखना पड़ता है, कहने से कुछ नहीं होता है। इसको थॉट प्रोसेस क्या है हम जान के फिर हम बात करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म करते हुए सरकार को इसे लेकर 6 महीने के अंदर कानून बनाने को कहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कानून को पास कराया जाए ताकि 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 17 दिसंबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें तय होगा कि इस बिल के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है। जर्नलिस्ट अजीज यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो मुस्लिम समाज में कुछ लोग 3 तलाक पर कानून का विरोध बेशक कर रहे हों, लेकिन 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं इसका तहे दिल से इस्तकबाल कर रही हैं। जी, हमारा मानना तो यही है कि हमारी ही जीत होगी इसमें, क्योंकि अब तक जो भी लड़कियां परेशानियों का सामना कर रही थी वो आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी, क्योंकि ये सब चीजों से समाज में हम लोगों को कितनी परेशानियां, दिक्कतें लेके खड़ी हो रही हैं। कितनी लड़कियां, कुछ तो लड़कियां ऐसी हैं जिनके परिवार भी उनका साथ नहीं देते, अकेली बच्चों को लेकर रहना, उनका करना, उनका सब कुछ परवरिश करने, पढ़ाई लिखाई, परेशान, बीमारियां, दुनिया भर की चीजें हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। उन सब चीजों से लड़कियों को निजात मिल जाएगा। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ और कैबिनेट ने जो हमारे लिए बिल पास किया है उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और उनसे ये अनुरोध करूँगी कि जब ये संसद भवन में हमारा ड्राफ्ट पास किया जाए तो किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया गया है उस पर सरकार कानून बना चुकी है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई ना जाए। तो अब 3 तलाक देने पर होगी जेल, सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया था और उसके बाद अब रास्ता साफ हो गया है इसके खिलाफ कानून बनाने का भी। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक लंबी सुनवाई के बाद इसे गैर कानूनी करार दिया था और सरकार से कहा था कि इस संदर्भ में 6 महीने के भीतर कानून लाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो मुस्लिम देश हैं वहां पर पहले से ही रोक है, उसका हवाला भी दिया गया था। सूडान, इराक में भी कानून इस संदर्भ में बना हुआ है, यानी इस्लाम से भी किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी, चाहे टर्की, साइप्रस, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
ले लीजिए, मिस्र ले लीजिए, इन तमाम देशों ने 3 तलाक पर दशकों पहले बैन किया हुआ है। 22 देशों में 3 तलाक बैन है। और एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नई पारी का आगाज करेंगे तो वहीं सोनिया गांधी रिटायर हो जाएंगी। जी हां, आज सोनिया ने अपनी संन्यास की बात कहकर सबको चौंका दिया। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोनिया ने यह इच्छा जाहिर की। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति को अलविदा कहने का मन बना चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने इन कयासों को खारिज किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट से रिटायर हो रही हैं, पॉलिटिक्स से नहीं। आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से सोनिया की तबीयत नासाज चल रही है। इसी वजह से उन्हें गुजरात और हिमाचल चुनाव में भी कोई रैली नहीं की। और सोनिया गांधी के रिटायरमेंट प्लान पर राजनेताओं का रिएक्शन भी देखिए। मैडम अस्वस्थ रहती है, इसी एक्टिव राजनीति में न रह करके उनका भाव यही है कि हम रिटायर करते हैं, लेकिन माननीय सोनिया गांधी का मार्गदर्शन पूरी कांग्रेस पार्टी पर मिलता रहेगा। सोनिया जी ने लगभग 2 दशकों तक इसे अच्छी तरह संभाला है, निभाया है और काफ़ी सफलतापूर्वक उन्होंने कांग्रेस को चलाया है। अब भी जाहिर है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य के कारण उनको डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि आप आराम करें, इसलिए वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी में अपने आप को समझती हैं कि वो इस काबिल नहीं रही। तो इस सूरत में वो नए प्रेसिडेंट को अपना चार्ज दे रही है और इत्तेफाक से नया प्रेसिडेंट कोई और नहीं, उनका अपना सुपुत्र है। और आज संसद परिसर में अचानक सोनिया ने रिटायरमेंट की इच्छा जाहिर कर सबको चौंका दिया। लेकिन आपको दिखाते हैं कब कब सोनिया ने ऐसे फैसले लेकर सबको हैरान किया है। इससे पहले भी सोनिया के कई फैसले चौंकाने वाले रहे। सोनिया का मास्टर स्ट्रोक विदेशी मूल के मुद्दे पर सबसे बड़ा पलटवार रहा। सोनिया गांधी ने पीएम की कुर्सी ठुकरा दी थी 2004 में, जब कांग्रेस सत्ता के करीब आई थी। पीएम की कुर्सी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मुद्दे पर संसद सदस्यता से इस्तीफा भी दिया। 2006 में इस्तीफा देकर फिर चुनाव में उतरी। रायबरेली में लोकसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। तो डिजिटल इंडिया से आपकी जेब पर फायदा भी हो सकता है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश में सरकार जुटी थी और एक अहम फैसला इस संदर्भ में लोगों को प्रेरित करने के लिए लिया गया है। डेबिट कार्ड से 1000 रुपए तक का भुगतान करने पर सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने एमडीआर चार्जेस पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 2000 रुपए तक डेबिट कार्ड, यूपीआई, भीम ऐप से भुगतान का एमडीआर सरकार चुकाएगी। ये सुविधा 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, यानी नए साल में मिलेगा तोहफा। और अगले 2 साल तक सरकार इसे वहन भी करेगी। 31 दिसंबर तक 1000 रुपए के लेन देन पर एमडीआर 0.25% है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए। 1000 रुपए से ज्यादा लेकिन 2000 रुपए तक के लेन देन पर एमडीआर की दर 0.5% है, जबकि 2000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर एमडीआर चार्ज 1% लगता है। तो ये सब्सिडी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से एक अच्छा कदम। 2000 तक के डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर सरकार खुद रिइंबर्स करेगी। डेबिट कार्ड पर, यूपीआई पेमेंट पर, आधार इनेबल पेमेंट पर, इन तीनों। और मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटी का जो रोल आउट होगा उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, इस डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने। छोटे छोटे जो हमारे दुकानदार हैं या बाकी हैं, तो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत करने और ट्रांसपेरेंट करने और ईमानदार करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। और अब धर्म परिवर्तन पर अदालत के एक फरमान की बात करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर ऐतिहासिक गाइडलाइन जारी कर दी है। अदालत की नई गाइडलाइन के बाद अब राजस्थान में धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को आवेदन करना होगा। इजाजत मिलने पर ही धर्म परिवर्तन मुमकिन हो सकेगा। खास बात यह कि धर्म परिवर्तन 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नहीं हो सकेगा। अदालत का ये फैसला पायल सिंघवी के धर्म परिवर्तन केस के बाद आया है, जिस पर याचिका दायर की गई थी राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील नील कमल बोहरा द्वारा। और अब आपको धर्म बदलना है तो उससे पहले कलेक्टर से मंजूरी लेनी होगी।
और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां किसानों का दम निकाल दिया है आलू ने। किसानों को आलू के खरीदार नहीं मिल रहे, जिसके कारण उन्हें अपनी मेहनत की फसल को मजबूरन सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। किसान कह रहा है आप हजारों टन आलू ले जाइए, बस ट्रक का किराया हमें दे दीजिए, आलू मुफ्त। किसान की ये स्थिति है कि किसान इस सीमा पे घर में शाम को अगर खाना बन गया तो सुबह को खाना नहीं है। किसान इस आज की पोजीशन में है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। किसान क्या करे, ऐसे पैसे ना लवाड़े ना नहीं कर रहा। ये दर्द उत्तर प्रदेश के किसानों का है, ये आक्रोश अन्नदाता का है। किसानों को मुनासिब कीमत नहीं मिली तो वे आलू सड़क पर फेंकने को मजबूर हो गए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा में खंदौली इलाके की हैं, जहां देश में सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है। लेकिन अब यही आलू किसानों की गले की फांस बन गया है। जिस आलू को किसानों ने खून पसीने की मेहनत से उगाया, उसे वो सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। पंजाब और हरियाणा से नए आलूओं की खेप बाजार में आने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रखे लाखों टन पुराने आलू का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। आलम यह है कि 50 किलो आलू की कीमत 10 रुपए है, यानी 20 पैसे में 1 किलो आलू, जबकि किसानों की लागत इससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि आगरा में किसानों ने सैकड़ों टन आलू को सड़कों पर फेंक कर अपना विरोध व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि आगरा के कोल्ड स्टोरेज में अभी भी आलू के 7 लाख बोरे जमा हैं, जिनकी निकासी की मियाद नवंबर में खत्म हो गई है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज को आलू रखने का भाड़ा चुकाने में असमर्थ किसान आलू फेंकने को मजबूर हैं। आप अपना आलू यहाँ डंप कर रहे हैं, क्या वजह है? भाई साहब कोल्ड स्टोर वालों ने कह दिया है घर में आलू को ले जाओ, तो निकाल कर आ रहे हैं, यहाँ फेंक रहे हैं। अच्छा। 6-7 हजार कट्टे तो हम निकाल के फेंक चुके हैं यहाँ पे। कितना आपको जितनी लागत निकल पाई, कुछ मुनाफा इस बार? जी 150 रुपये 160 रुपये कट्टा बरे जी, समझ लो। 110 रुपए तो आपको कोल्ड स्टोरेज का खर्चा ही देना पड़ रहा है। और 20 रुपए की बोरी। 20 रुपए बोरी। हाँ, खा तो किराया भाड़ा लड़ाई जे गई सॉरी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं कर रखा है, लेकिन किसानों की शिकायत है कि सरकार छांट कर आलू खरीदती है और ज्यादातर आलू वापस लौटा देती है। वो छांट के ले रहे थे आलू, या बढ़िया आलू है तो उसे ले लेते, और लेकिन वो जो उन्होंने रेट रखी थी किस्म का जो आलू थे, नहीं मोटा मोटा उन्होंने छांट के ले लिया। 10 गाड़ियों और 9 गाड़ियों को वापस कर रहे हैं। एक तरफ आलू की सही कीमत नहीं मिल रही, उस पर कोल्ड स्टोरेज में रखने का खर्च, जो किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है। ऐसे में अन्नदाता के पास आलू फेंकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, आगरा। तो देश का अन्नदाता किस कदर परेशान है, इसकी वानगी मध्य प्रदेश के हरदा में भी देखने को मिली, जहां वो मुर्गा बनने को मजबूर हो गया। जी हां, अपना अनाज बेचने आए किसान जब नाराज हो गए तो किस तरह से सड़कों पर वो बैठकर मुर्गा बन गए। विरोध का एक अलग तरीका था, लेकिन आप देखिए कि 15 मिनट तक किसान मुर्गा बने रहे। मांग थी कि उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल रहा है, कहीं सड़कों पर हजारों टन आलू जो है वो बेकार जा रहा है, वहीं किसान मुर्गा बन रहे हैं। देश के अन्नदाता की तस्वीर है। और आइए आपको दिखाते हैं अपराध जगत की कुछ खबरें क्राइम रिव्यू में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने बीच सड़क पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बदमाशों ने पहले युवक को सड़क पर घेरा, फिर धक्का मुक्की के बाद एक युवक ने गोली चलाई। यूपी की राजधानी लखनऊ में मामूली झगड़े में पति ने पत्नी की हत्या की। सरोजनी नगर इलाके में आरोपी कमल किशोर ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेतकर फरार हो गया। आरोपी पहले भी शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता रहा है। बरेली पुलिस ने इंटरस्टेट ट्रक चोर गैंग को बेनकाब किया। 2 ट्रक चोरों के कब्जे से 5 ट्रक भी बरामद हुए। राजस्थान से चोरी किए गए ट्रकों को फर्जी कागजात बनाकर चलाया जा रहा था। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में शादी वाले घर में चोरी की वारदात हो गई। जब घर वाले शादी समारोह में गए हुए थे, तब चोरों ने घर से 8 लाख रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया। बाइक सवार चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई।